नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग पहले से तय विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल की क्लास में मैंने आप सबसे साझा किया था कि अस्मितामूलक विमर्श, इसकी क्या ज़रूरत है, यह किस रूप में आया है। आप सबकी बात मैं नहीं कर रहा, मैंने अपने साथियों से भी बात की है इस विषय पर। जब उनसे बात होती है कि अस्मितामूलक विमर्श है क्या, तो वह स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श की चर्चा से अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी इस विमर्श को किस रूप में जानेगा। यह सब जो मैं नाम ले रहा हूँ, आदिवासी, स्त्री, दलित, ये उसके एक प्रकार हैं, उसका एक विस्तार है, जिनके यहाँ अस्मिता के लिए एक संघर्ष है, जो अपनी पहचान के लिए लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वह मुख्य धारा के समाज में अपनी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर बात वहीं रुक जाती है कि आखिर में अस्मिता से आशय क्या है, विमर्श क्या है। तो आज हम सब इन्हीं विषयों पे बातचीत करेंगे। और जो भी आपके प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और सीधे चाहे तो पूछ भी सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव जीवन का साहित्य से एक अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप साहित्य को जीवन से अलगाकर नहीं रख सकते, जीवन को भी हम लोग साहित्य से अलगाकर नहीं रख सकते। इस पे सहमत असहमत हो सकती है, लेकिन हम इस पे कभी फिर बाद में बातचीत करेंगे। अतः हमारी इस दुनिया में मनुष्य जीवन के साथ साहित्य की सत्ता अखंड एवं अविच्छेद्य है। इसका दायरा बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। इसके दायरे में जीवन और जीवनेतर सब कुछ समाहित है। इसलिए साहित्य शास्त्रज्ञों द्वारा साहित्य को अब तक किसी स्थिर सैद्धांतिक की सीमा में बांटना प्रायः असंभव सा रहा है। भाषा की कलात्मक सृजनात्मकता और विषय की नवीनता किसी भी साहित्य की संजीवनी हुआ करती है। अतः साहित्य के लिए भाषा और विषय की मुक्तता एक अनिवार्य शर्त है। यदि ऐसा नहीं होता है तो साहित्य और भाषा के अस्तित्व पर खतरा आ जाने का डर रहता है। हमारे यहाँ न जाने कितनी भाषाएं ऐसी ही विलुप्त हो गई और आज भी कई भाषाओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसका उदाहरण के रूप में हम लोग संस्कृत को ले सकते हैं। संस्कृत साहित्य बहुत ज्ञान से भरी पूरी भाषा है। उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य भाषाओं के पास नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति आज हम सबके सामने है। लेकिन इस स्थिति में हम सब के लिए यह एक प्रीतिकर, एक सुखद बात कह सकते हैं कि हिंदी अपने उद्भव के समय से ही समाज के अनुकूल अपने आप को लगातार ढालती चलती चली आ रही है। भारतेंदु ने तो इसके आरंभ में ही कह दिया था कि हिंदी नई चाल में ढली। समय और समाज के साथ जो भाषा जितनी लचीली और गतिमान रहती है,
उसकी दीर्घजीविता उतनी ही बढ़ती चलती चली जाती है। यह भाषा विरुद्धों में सामंजस्य बिठाते हुए आदिकाल से अब तक गतिशील है। हमारे यहाँ एक एक रचना के कई कई पाठ हैं, फिर भी न तो उसकी उपादेयता कम होती है और न उसका विकास बाधित होता है। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कबीर और तुलसीदास इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। मेरे कहने का यहाँ आशय यह है कि किसी भी साहित्य को पढ़ने एवं समझने के लिए भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण पाठकों के समझ एवं उसकी जीवन दृष्टि पर निर्भर करता है। साहित्य शास्त्र भी इस बात को मानता है कि एक ही कृति को पढ़ने समझने की कई दृष्टियाँ हो सकती हैं। साहित्य शास्त्र में कला कला के लिए या कला जीवन के लिए एक ऐसा ही एक विवाद रहा है। लेकिन भारतीय साहित्य शास्त्र में साहित्य को बाहरी उपकरण के बजाय उसमें निहित प्रसंगों एवं मूल्यों के आधार पर किया गया मूल्यांकन ही सर्वग्राह्य एवं सर्वमान्य है। शेष तो चर्चा परिचर्चा में बने रहने का एक उपक्रम मात्र है। हमारे यहाँ कृति के बीच से ही कृति को समझने का प्रयास लगभग साहित्य सृजन के साथ ही हो गया था। आदि कवि वाल्मीकि जब क्रौच युगल के बिछोह से शोक से अनायास श्लोक की रचना कर देते हैं, तब उन्हें स्वयं आश्चर्य होता है कि उनसे यह क्या रचा गया। यह घटना न जाने कितने लोगों के जीवन में कितनी बार इससे पूर्व घटी होगी। आप लोगों ने न्यूटन की भी कहानी सुनी होगी कि वो गुरुत्वाकर्षण का जो बल जिन्होंने ढूंढा था, सेब गिरा। ऐसा नहीं कि सेब पहली बार न्यूटन के सामने ही गिरा था, कई लोगों के सामने गिरा था। लेकिन सृजन का क्षण जैसे न्यूटन के यहाँ घटा, वैसे ही वाल्मीकि के यहाँ भी घटा, वह भी अप्रत्याशित रूप से। आज जब हमारे सामने 21वीं सदी के तीसरे दशक के साहित्य से जुड़े क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न अब भी ताज़ा बने हुए लगते हैं, तो यह आकस्मिक नहीं है। इसका हमारे जीवन में एक गहरा निहितार्थ होता है। इन्हीं क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों से अस्मितावादी साहित्य को जन्म दिया। प्रश्नों ने अस्मितावादी साहित्य को जन्म दिया है। आज का समय वैश्वीकरण और उसे वैचारिक संबल प्रदान करने वाले उत्तर आधुनिक विमर्श और मीडिया की विस्मयकारी प्रगति का है। इस उत्तर आधुनिक एवं अति भौतिक समय में समाज, साहित्य और उसके मूल में निहित संवेदनाओं के छिजते जाने की चुनौतियां अपनी जगह है ही हैं। उसके साथ ही साथ साहित्य और सामाजिक कर्म के बीच का रिश्ता भी निस्तेज किया जा रहा है। आज आदमी कह कुछ और रहा है और लिख कुछ और रहा है। नारेबाजी और भाषणों के इस दौर में साहित्य की ओर से प्रतिबद्धता एवं प्रतिरोध बेहद जरूरी है। वैसे आज के समय में प्रतिरोध और प्रतिबद्धता भी अपने मायने खो चुके हैं। सरोकार का सवाल भी अब बहुत विश्वसनीय नहीं रहा। फिर भी इधर साहित्य में आ रहे नित नए बदलावों, उनके प्रतिमानों और उनसे उपजे विमर्शों के लिए आधार बन रहे हैं। यह साहित्य की दुनिया के लिए अस्वस्थकारी है। वस्तुतः कोई भी प्रतिमान प्रतिमेय से ही निकलता है और उसी प्रतिमान से प्रतिमेय के मूल्यांकन का आधार भी बनता है। फिर एक प्रतिमेय से निःसृत प्रतिमान दूसरे नवनिर्मित प्रतिमान पर लागू करने पर मुश्किलें आना सहज एवं स्वाभाविक है। इस बात को आज कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता कि भूमंडलीकरण और बाजारीकरण या कहीं बाजारवाद की वर्चस्वशाली उपस्थिति ने मनुष्य जीवन से जुड़े प्राय सभी पक्षों पर अपना असर जमाया हुआ है। ऐसे समय में साहित्य का अछूता रह पाना कैसे असंभव है।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर आधुनिकता, फिर उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद के प्रभाव स्वरूप पाठ के विखंडन का नया दौर शुरू हुआ। इसी दौर में विविध विमर्श धाराएं विकसित हुई। साहित्य और राजनीति में केंद्र से परे जाकर परिधि को लेकर नव विमर्श की जद्दोजहद होने लगी। ऐसे समय में मनुष्य और साहित्य की फिर से बहाली पर भी बल दिया जाने लगा। पिछले 3-4 दशकों में एक साथ बहुत से विमर्शों ने साहित्य, संस्कृत और कुल मिलाकर कहें तो समूचे भारतीय चिंतन को वैश्विक आलोक में मथा है। इस संदर्भ में हम हिंदी साहित्य के 80 और 90 के दशक में उभरे प्रमुख विमर्शों में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि को देख सकते हैं। यदि हम सीधे तौर पे कहना चाहें तो कह सकते हैं कि पिछले 3-4 दशकों में विचारधारा और चिंतन की दुनिया में आए वैचारिक अवधारणात्मक बदलाव ने अस्मिता के प्रश्न को साहित्य केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। विचारधारा और चिंतन की दुनिया में आए इस नए बदलाव ने कई प्रकार की अस्मिताओं को जन्म दिया, जैसे स्त्री अस्मिता, दलित अस्मिता, आदिवासी अस्मिता इत्यादि। इन सब ने साहित्य के माध्यम से अपनी अस्मिता के संघर्ष को बहुत खूबसूरती के साथ उद्घाटित किया। यह समुदाय अपने लेखन के माध्यम से साहित्य में अस्मिता विमर्श का एक नया अध्याय जोड़े। अतः पहले हम यहाँ अस्मितावादी विमर्श को समझने की कोशिश करेंगे। विचारधारा के स्तर पर अस्मितामूलक विमर्श एक नवीन विमर्श है, अतः इस पर अपने पूर्ववर्ती विचारधाराओं का प्रभाव स्वाभाविक है। अतः इस विमर्श पर हमें कई विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, उत्तर औपनिवेशवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, सबल्टर्नवाद और अम्बेडकरवाद। वैसे अम्बेडकरवाद कोई वाद नहीं है, लेकिन अम्बेडकर की विचारधारा के आलोक में हाशिए के समाज, खासकर दलित समाज ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। परंतु इसमें भी मुख्य रूप से उत्तर संरचनावाद, उत्तर औपनिवेशिकवाद और सबल्टर्न दृष्टि ही अस्मितामूलक विमर्श संबंधी अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करती है। इन विचारधाराओं के बावजूद अस्मितामूलक विमर्श की अपनी एक स्वतंत्र पहचान एवं सिद्धांत है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पूर्व हमें यहाँ अस्मिता और विमर्श शब्द के अर्थ एवं उसकी विविध आयामों का एक सामान्य परिचय जान लेना आवश्यक है। अस्मिता शब्द जो है उसका ठीक अर्थ क्या हो सकता है, इसको जानने के लिए हम यदि हिंदी शब्दकोश में जाते हैं, और ख़ासकर जो शब्दकोश मेरे पास है ज्ञानमंडल का बृहद हिंदी शब्दकोश, उसमें अस्मिता का जो अर्थ दिया हुआ है, उसका मतलब जो दिया हुआ है वह है एक अस्तित्व, एक पहचान, एक आपा, एक अपनी शक्ति और सत्ता का एहसास। लेकिन साहित्य में जिस अस्मिता का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसका सामान्य सा अर्थ है पहचान, जिसको हम अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं, जिसमें उस खास व्यक्ति या समुदाय का नाम, जात, क्षेत्र, राष्ट्र, वंश, लिंग, वर्ग, व्यवसाय, रहन सहन, भाषा, परिवेश एवं उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना के साथ सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं।
अर्थात अस्मिता व्यक्तिगत भी होती है और सामूहिक भी होती है। एक खास एक स्त्री की अपनी पहचान होती है और एक स्त्री समुदाय की अपनी एक पहचान होती है। दोनों अस्मिता विमर्श के अंतर्गत आते हैं। एक स्त्री का व्यक्तिगत जीवन और कई सारी स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है, जो उनकी सामाजिक पहचान है, जो उनका समाज में एक अपनी जगह बनाने का जो संघर्ष है, वह भी अस्मिता विमर्श के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य में इसकी शुरुआत बहुत पहले से मिलती चली आ रही है, लेकिन विमर्श के रूप में, एक आंदोलन के रूप में यह राजेंद्र यादव द्वारा निकाली गई पत्रिका, जिसको जो पहले प्रेमचंद के द्वारा निकाली जाती थी, हंस, उसका पुनः प्रकाशन बाद में राजेंद्र यादव द्वारा किया गया। उस पत्रिका ने इन विमर्शों को, इन अस्मिता के संघर्षों को एक बड़े पैमाने पर, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आंदोलन के रूप में साहित्य में स्थापित करने का काम किया। और रविंद्र यादव तो खुद लिखते हैं कि अस्मिता जितनी मेरी है उतनी ही मेरी परिवेश और परंपरा की भी है। उसमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग, परंपराएं सभी कुछ घुसे और घुले मिले हुए होते हैं। जो बात मैं पहले कह रहा था कि अस्मिताएं जितनी व्यक्तिगत होती हैं उतनी सामाजिक भी होती हैं और कई स्तर पे तो यह मानसिक भी होती हैं। राजेंद्र जी हंस के संपादकीय में इस बात को लिखते हैं कि अस्मिताएं अपनी निजी पहचान के साथ साथ उस क्षेत्र और समाज के पहचान की ही हैं जो हमारे संदर्भ तय करते हैं। ये संदर्भ जात, रंग, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, जेंडर, पेशे इत्यादि के रूप में हमारे अंतरंग के हिस्से हैं। इसे हम कहें या न कहें, माने या न माने, लेकिन इनका हमारे जीवन में एक वजूद है। अस्मिता मूलक विमर्श परंपरागत, रूढ़िवादी, अमानवीय परंपराओं एवं सिद्धांतों के खिलाफ एक वैचारिक विद्रोह है। अगर सीधे शब्दों में कहना हो तो हम इसे इसी रूप में कह सकते हैं कि अस्मिता मतलब अस्तित्व मूलक जो विमर्श है, जिसको हम अस्मितावादी विमर्श कहते हैं, यह दरअसल परंपरागत, रूढ़िवादी, अमानवीय परंपराओं एवं सिद्धांतों के खिलाफ एक वैचारिक विद्रोह है। यह परिवर्तन के साथ स्वबोध का शंखनाद है। यानी कि जो जैसी व्यवस्था चलती चली आ रही है, हम उसमें परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के साथ अपने वजूद का भी बोध कराना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारी पहचान पर खतरा हो, जब हमारी पहचान पर खतरा हो। अर्थात यदि किसी व्यक्ति या समुदाय के जात, नाम, धर्म, कुल, वंश, परिवेश, संस्कृति, भाषा आदि पहचान को मिटाने या उसे हीन साबित करने की कोशिश की जाती है, तो वह अमुक व्यक्ति या समुदाय अपनी पहचान को बचाने का प्रयास करता है। यह प्रयास या आंदोलन साहित्य, विचारधारा, कला, इतिहास लेखन आज अनेक रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, जिसको हम अस्मितावादी या अस्मितावादी विमर्श कहते हैं, के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस अभिव्यक्ति के लिए जो सर्वमान्य नाम विद्वानों द्वारा दिया गया वह है अस्मिता। अस्मिता के स्वरूप को व्याख्यायित करते हुए प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर अभय कुमार दुबे लिखते हैं कि यह अस्मिता एक ऐसा दायरा है जिसके तहत व्यक्ति और समुदाय यह बताते हैं कि वे खुद को क्या समझते हैं। अस्मिता का यह दायरा अपने आप में एक बौद्धिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संरचना का रूप ले लेता है, जिसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस कथन का अंतिम वाक्य ध्यान देने योग्य है। जिसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।
अर्थात हाशिए का व्यक्ति या समुदाय अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं। दलित साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी जो खुरदरी भाषा है, जो आक्रोश है, स्त्रियों के यहाँ जो प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ जो विरोध, जो प्रतिरोध है, वो यूं ही नहीं है।